हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे और 10th क्लास की हिस्ट्री के अंदर जो ऐतिहासिक भारत है वो हम पहली बुक इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री की जो रहेगी। और उसके बाद में लोकतांत्रिक भारत या हम राजनीति से संबंधित जब चैप्टर कर रहे थे तो उसके अंदर पहला चैप्टर हम कर चुके थे सत्ता की साझेदारी, और दूसरा चैप्टर हमारे पास आज का रहेगा संघवाद। इससे पहले की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार जा कर के ज़रूर देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। और आज की वीडियो शुरू करते हैं संघवाद से संबंधित जो रहेगी। तो इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट है संघवाद होता क्या है। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं। शासन के दो या दो से ज़्यादा स्तर जिसके अंदर होते हैं उसको संघवाद कहा जाता है। इसके बाद एकात्मकवाद क्या होता है। तो संघवाद के अंदर दो या दो से ज़्यादा रहेंगे तो एकात्मकवाद के अंदर सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी की इकाइयाँ उसके अधीन होकर के काम करती है। शक्तियों का बंटवारा ये किस तरीके से होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा, तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा जो है किया गया है। तो संघ सूची के अंदर 97 विषय है, राज्य सूची के अंदर 62 विषय है और संवर्ती सूची के अंदर 52 विषय है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। संघ सूची के अंदर जो केंद्र सरकार है उसकी बात मानी जाती है, राज्य सूची के अंदर राज्य कानून बनाता है उनकी बातें मानी जाती है, और संवर्ती सूची के अंदर राज्य और कानून दोनों की ही बातें, दोनों ही कानून बनाते हैं, अपनी अपनी बातें मनवाते हैं। लेकिन अगर दोनों के अंदर जो मनमुटाव हो जाए तो केंद्र की बात इसके अंदर मानी जाती है, केंद्र सर्वोपरि रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले कुछ देश। तो सबसे बड़ा संघीय व्यवस्था वाला देश तो भारत ही रहेगा। आफ्टर देन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, ये जो है संघीय व्यवस्था वाले देश रहेंगे। एकात्मक व्यवस्था वाले देश तो भारत के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं चीन, नेपाल और श्रीलंका, तो ये जो है एकात्मक व्यवस्था वाले रहेंगे। और इसी के साथ इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश रहेंगे। तो इसके अंदर आप लोग वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है संघ सूची और राज्य सूची के जो विषय होते हैं वो। तो संघ सूची की हमने बात की थी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की बातें यहाँ पर मानी जाती है। केंद्र इनके बारे में जो भी कानून नियम बनाने होते हैं वो बनाता है। तो इसके अंदर प्रतिरक्षा, डिफेंस यानी कि, और विदेश, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, ये जो मामले हैं संघ सूची के विषय रहेंगे। राज्य सूची के अंदर हम बात करें तो पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन, ये जो हमारे पास राज्य सूची के विषय रहेंगे। आफ्टर देन मैं बात करता हूँ समवर्ती सूची की। तो इसके अंदर हमने बात की थी राज्य और संघ जो है दोनों मिलकर के इसके अंदर नियम बनाते हैं, और प्राथमिकता किसकी रहेगी अगर दोनों की बातें सही नहीं बैठती है या दोनों के अंदर मनमुटाव हो जाता है तो सेंटर को इसके अंदर या संघ सूची को इसके अंदर, केंद्र को इसके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या है संघ सूची, संवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सारे जो है संघ सूची, संवर्ती सूची के विषय रहेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संघ, यानी कि भारतीय संघ के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है ये बात करना चाहता है। तो भारतीय संघ के अंदर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली जो है भारतीय संघ की राजधानी रहेगी। तो ये जो नोट्स पड़े हैं ये पुराने हैं, आप लोगों को बता दूं तो अभी हाल फिलहाल में 29 की बजाय राज्य हमारे पास 28 हो चुके हैं, और जम्मू कश्मीर को जो राज्य से हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो हम लोग देखेंगे कि 28 राज्य और 7 और 2 9, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो इसके बाद में भी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग सभी मानते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो 28 राज्य रहेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 की बजाय 8 रहेंगे, 8।
आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास दादरा नागर हवेली और दमन दीव है, इन दोनों को एक ही बना दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को एक बना दिया गया है, दादरा नागर हवेली दमन दीव। तो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। चलिए, ये भारत का नक्शा आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो थे दादरा नागर हवेली दमन दीव, इनको एक ही जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बदल दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग अलग बना दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाषाई राज्य। भाषाई राज्य क्या कहते हैं? 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, 26 जनवरी 1950, आप लोग समझते हैं। और इसके बाद भाषाई आधार पर अनेक राज्यों का गठन हुआ, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन भी इसी आधार पर हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन भी भाषाई आधार पर हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। और इससे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था वो हमारे पास रहेगा आंध्र प्रदेश। क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। ये जो हमारे पास आंध्र प्रदेश ये रहेगा। और इसके अंदर हम बात करें तो राजस्थान के बाद पंचायती राज भी यहीं पर शुरू हुआ था, और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य ये बना था। एंड आफ्टर देन हम बात करें तो आगे पॉइंट हमारे पास भारत की भाषा नीति है। तो भारत के अंदर संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। याद रखेंगे, राष्ट्रभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे दिक्कत होती है उनको कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कर देते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी हमारी राजभाषा है, और हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया की भाषाएं बोली जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर रीतुएँ होती है, ये भी आप रखेंगे। सबसे ज़्यादा त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और हो सकता है अगली बार जब जनसंख्या की गणना हो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी हमारे यहाँ पर मिले। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। भाषा नीति, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया है दर्जा। हिंदी हमारी राजभाषा है, और हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं गठबंधन की सरकारें। तो गठबंधन की सरकार जो है 1989 के बाद में चलन में इनका हुआ था। इससे पहले जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें बनती आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, और इसके कारण राज्य स्तर पर अनेक क्षेत्रीय दलों की सरकार केंद्र की सरकार बनती है, जिससे राज्यों का महत्व और बढ़ गया। यानी कि 1989 के अंदर किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, तो अनेक छोटे छोटे दलों को मिलाकर के सरकार बनाई गई थी, और इससे राज्यों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। आफ्टर देन बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, और फिर भी पार्टी ने गठबंधन की सरकार जो है स्थापित की। आप लोग समझ सकते हैं। बिहार के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कई और राज्य भी थे जिनके अंदर सरकार का गठबंधन था क्षेत्रीय दलों के साथ। तो इसके बाद कहते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा करना, यानी कि एक ही जगह जो अधिकार और शक्तियाँ हैं वो ना रख के बांट देना। तो क्या कहता है, 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करके शासन की 3 स्तर बना दिए गए। शासन के 3 स्तर इसके अंदर बना दिए गए। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, आफ्टर देन राज्य सरकार, और फिर स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन का बात कर रहा हूँ मैं, पंचायती राज से संबंधित, ध्यान रखेंगे पंचायती राज से संबंधित है ये स्थानीय शासन। जो नगर पालिका हमारे पास रहेगी, जिला परिषद होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है। तो यहाँ पर जो स्थानीय शासन रहेंगे इनकी बात ये कर रहा है। तो 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के अंदर इनको बांटा गया। हरियाणा के अंदर 1993, याद रखेंगे, पंचायती राज शुरू हुआ था 1993 जो संशोधन हुआ था। इसकी हम बात करें तो वेट ए मिनट, बिल्कुल कंप्लीट करते हैं इस पॉइंट को हम। चलिए देखते हैं स्थानीय शासन संस्थाएं जो है, इसके अंदर मैं बात करूं तो 1992 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इसके अंदर 1992 73वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन संस्थाएं इसके अंदर स्थापित की गई, और
राज्यों के जो अपने खुद के ऊपर डिपेंड था कि वो इसको पंचायती राज को लागू करना चाहती है या नहीं चाहती है। 29 विषय इसके अंदर जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी इसके अंदर शामिल किए गए। 29 विषय शामिल किए गए 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। और ये लागू कब हुआ, तो इसकी मैं बात करूं तो 1993 के अंदर पूरे भारत के अंदर ये कह दिया कि लागू कर सकते हो आप, जिस भी राज्य की इच्छा हो वो पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है। 1993 24 अप्रैल को बात करते हैं और 24 अप्रैल 1993 की बात करते हैं तो 24 अप्रैल को ही जो हमारे पास पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद में मैं हरियाणा की बात करता हूँ, क्योंकि हरियाणा जीके को जो अभी ग्राम सचिव का पेपर हो रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। तो हरियाणा के अंदर जो बात करें तो 22 अप्रैल 1994 ये जो तारीख रहेगी, इस तारीख को भारत के अंदर हरियाणा के अंदर लागू हुआ पंचायती राज सिस्टम। और इसके अंदर बात करें अनुच्छेद रहेगा ये 243 243 के, इसके हिसाब से 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर पंचायती राज सिस्टम या जो स्थानीय शासन संस्थाएं शुरू की गई। और पूरे देश की मैं बात करूं तो 1993 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। अधिनियम कौन सा रहेगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। और 24 अप्रैल को ही हमारे पास पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर जो हम बात करें तो स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी 1959 के अंदर नागौर जिले के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसको जो है संविधान के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी, क्योंकि संविधान बनाया नहीं गया था। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था कि ये बात जो है पंचायती राज वाली शासन के अंदर सही बैठती है या नहीं बैठती, इसका कोई गाँवों को फ़ायदा होगा या ना होगा। और इसी के आधार पर फिर 1992 को संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था 1993 में शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता रहेगी। तो संघीय सरकार की विशिष्टता क्या रहेगी, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बांटे जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं और सरकार की शक्तियां शासन के विभिन्न सत्रों के बीच में बंट जाती है। तो इसका पॉइंट राइट पॉइंट क्या रहेगा, तो संघीय सरकार के अंदर शासन की शक्ति जो है सत्र के आधार पर, यानी कि सरकार के सत्र के आधार पर बंट जाती है। ये इसका संघीय सरकार का सबसे बेस्ट पॉइंट या एक विशिष्टता इसकी रहेगी। क्या विशिष्टता रहेगी, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न सत्रों के बीच बंट जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो कुछ एक विषय दिए गए हैं, इनको राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची के अंदर बताना है। तो इसके अंदर हम पहले ही देख लेते हैं। डिफेंस जो है संघ सूची का विषय है। हम बात करें बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये भी संघ सूची का विषय रहेगा। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय रहेगा। पुलिस के साथ में कृषि जो है ये भी राज्य सूची का विषय रहेगा। व्यापार वाणिज्य की मैं बात करूँ तो ये भी राज्य सूची के विषय रहेंगे। आफ्टर देन हमारे पास बचता है शिक्षा, वन और विवाह, ये जो है दोनों के साझे रहेंगे, यानी कि समवर्ती सूची के विषय रहेंगे। तो यही अपने को राइट ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सही मेल करना है, कानून और अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं उनके। राज्य सरकार जो है हम बात करते हैं तो क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। नीचे कानून और उनके बनाने वाले अधिकारों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है ये बताना है। तो राज्य सरकार जो है राज्य सूची के कानून बनाती है, केंद्र सरकार संघीय सूची के कानून बनाती है और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के समवर्ती सूची के कानून बनाती है। लेकिन स्थानीय सरकार जो अवशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, ये पॉइंट जो है सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मैच करने वाला आया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी राइट ऑप्शन होंगे हम मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो ग्राम पंचायत, सभी को पता है ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच होता है। राज्य के अंदर हम बात करें तो राज्यपाल रहेगा।
नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पर मेयर रहेगा और भारतीय संघ के अंदर प्रधानमंत्री रहेगा। तो पहले का ए और दूसरे का से, पहले का ए और दूसरे का से, यानी कि ग ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसके अंदर। देखते हैं क्या कहता है। बिल्कुल यही ऑप्शन अपने को कह रहा है, ग ऑप्शन इसके अंदर राइट रहेगा। आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार दोबारा से अपने हिसाब से बना सकते हैं इनको। और इसके बाद में 12th क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इन बयानों पर गौर करें। तो संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो संघीय व्यवस्था है तो उनके अधिकार जो है संघ के हिसाब से और प्रांतीय सरकारों के हिसाब से उनके जो अधिकार है बिल्कुल स्पष्ट लिखे होते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। ये ऊपर वाला ही पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है कि प्रांतीय सरकार और संघ या केंद्र के बीच में जो अधिकार स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल गलत है। श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि कुछ राज्यों के अधिकार शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। तो ये कौन सी बात होगी, अधिकार बंटने से संघीय व्यवस्था ही तो बनती है। तो ये कहता है संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए और बी हमारे पास राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। संघीय शासन क्या है या संघवाद क्या है, जिसमें शासन के 2 या अधिक स्तर पाए जाते हैं। एकात्मक के अंदर एक ही स्तर होगा। संघात्मक शासन वाले 3 देश की बात करूं तो भारत रहेगा, अमेरिका रहेगा, बेल्जियम रहेगा। एकात्मक शासन व्यवस्था वाली बात करूं तो मैं चीन रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, श्रीलंका रहेगा। तो ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम इनके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे। अधिकार क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। अधिकार क्षेत्र क्या का मतलब क्या है कि जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यानी कि कानूनी रूप से जिसका अधिकार होता है उसको अधिकार क्षेत्र कहते हैं। राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के हिसाब से होगा। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची में 52। याद रखेंगे, संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची में 52 विषय रहेंगे। संघ सूची के कोई भी 4 विषय बताने हैं तो प्रतिरक्षा हम कर सकते हैं, विदेशी मामले हम कर सकते हैं, बैंकिंग कह सकते हैं हम, संचार हम कह सकते हैं। राज्य सूची की बात करूं तो मैं पुलिस, व्यापार, कृषि, वाणिज्य ये रहेंगे। संवर्ती सूची की मैं बात करूं तो शिक्षा नीति जो है राज्य भी बनाते हैं और केंद्र सरकार भी बनाती है। वन नीति हो गया, मजदूर संघ, विवाह, जन्म, मृत्यु, ये सारे जो है संवर्ती सूची के अंदर आते हैं। यदि संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के बनाए कानून में टकराव पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहा जाता है, तो वे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, इनका शासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। किन्हीं 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछ रहा है तो लक्षद्वीप हमारे पास रहेगा, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, इसके साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अष्टदेन, दमन दीव, दादरा नगर हवेली रहेंगे। इसके बाद कहता है किन्हीं 4, ये क्वेश्चन हो चुका है। 1992 के संविधान संशोधन से पहले भारत में कितने स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, तो 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य। 1992 के संविधान संशोधन 73वें के अनुसार हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लागू किया गया और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश के अंदर लागू किया गया और राज्यों को अपनी मनमर्जी के ऊपर छोड़ दिया कि वो चाहते हैं तो पंचायती राज दिवस मना सकते हैं, यानी कि पंचायती राज सिस्टम लागू कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो नहीं भी कर सकते। और इसी के साथ में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी हमारे यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, कितनी भाषाओं को संविधान की अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं संविधान के अंदर रखी गई है और हिंदी जो है राजभाषा बनाई गई है, ना कि राष्ट्रभाषा। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, तो 25 देशों के अंदर रहेगी। ऐसे 3 राज्यों की पहचान करो जिन्हें बड़े राज्यों से काट करके बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हमारे पास हरियाणा रहेगा, और भी बहुत से राज्य हैं तो आप लोग देख सकते हैं। साथ के साथ आगे बात करते हैं, पंचायती राज का क्या अर्थ है, तो स्थानीय शासन की व्यवस्था को पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थानीय शासन को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर। नया पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया? तो 1993, 24 अप्रैल 1993 इसके अंदर लागू किया गया, और इसी दिन को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में कितने स्तरीय है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है उनके नाम बताना है, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी रहेगी। पहली बात तो भारत के अंदर शासन व्यवस्था 3 स्तरीय है। दूसरी बात, पंचायती राज व्यवस्था भी 3 स्तरीय है। सबसे नीचे स्तर पर, गांव के स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत, आफ्टर देन ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, आफ्टर देन जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, यही पॉइंट कहता है अगले में 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पंचायती राज के अंदर शुरू की गई, और संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि पंचायती राज की सभी संस्थाओं का गठन, अधिकार, कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाएंगे। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा के समान है, जिसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष शामिल होते हैं। यानी कि गांव के अंदर जो भी सभा होती है पूरे गांव की, उसको हम ग्राम सभा कहेंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और 18 साल मतदान की आयु होनी चाहिए। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। 73वें संशोधन के अनुसार भारत में पंचायतों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया? तो 5 वर्ष पंचायतों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। इसके बाद कहते हैं ग्राम पंचायत के दो कोई प्रशासनिक कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को पूरा करेगी और क्षेत्र के विकास के लिए बजट करेगी तैयार, ग्राम सभा में पेश करेगी, विकास योजनाओं को भी तैयार करेगी। ये मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्य आ जाते हैं। ग्राम पंचायत के कल्याणकारी क्या क्या रहेंगे? तो कल्याणकारी कार्य जो है कृषि तथा बागवानी का विकास करना गांव के अंदर, बंजर भूमि का विकास, चारागाह भूमि का विकास, ये जो है ग्राम पंचायत के कल्याणकारी कार्य रहेंगे। दूसरी बात करें तो पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन सुधार, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहित करना, मछली विकास को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें जो है कल्याणकारी कार्य के अंदर आती है। यानी कि अपने गांव के विकास के हिसाब से कुछ भी काम करना कल्याणकारी कार्य आएगा। पंचायत समिति क्या है? तो पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे के अंदर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की इकाई है। यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत, आफ्टर देन पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आती है, तो ये बीच की इकाई रहेगी। प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी कि ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत समिति यहाँ पर होती है। पंचायत समिति में सहकारी सदस्य कौन होता है? पंचायत समिति में चुने गए विधानसभा के सदस्य पंचायत समिति का सहायक सदस्य माना जाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने गए विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए पंचायत समिति का सहायक सदस्य माना जाता है। पंचायत समिति में पदेन सदस्य की बात करें तो कौन होगा? पंचायत समिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम तथा बीडीओ खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि ये पद जो है सरकारी होते हैं, इनके पद बने ही रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जो एमएलए एमपी है ये जो है सहकारी सदस्य या सहायक सदस्य होते हैं, ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो ये सहकारी सदस्य या सहायक सदस्य रहेगा एमएलए। और बात करें पदेन सदस्य की तो एसडीएम और बीडीओ जो है पदेन सदस्य पंचायत समिति के अंदर रहेंगे। ये बात हम पंचायत समिति की कर रहे हैं अभी। पंचायत समिति क्या पंचायत समिति के पदेन सदस्यों को बैठक में भाग लेने में मतदान करने का अधिकार होता है? तो पंचायत समिति के जो पदेन सदस्य होते हैं इनको बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होता है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। पदेन सदस्य यानी कि एसडीएम और बीडीओ ये मतदान नहीं करेंगे पंचायत समिति की बैठक में, लेकिन बैठक में भाग ले सकते हैं। तेलंगाना भारत का राज्य बना 2014 के अंदर। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सिंपल पॉइंट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला पॉइंट है पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निश्चित अवधि से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी कि 3 में से अगर 2 सदस्य इसके विपक्ष में खड़े हो जाएं तो इनको हटाया जा सकता है प्रस्ताव पास करके। नेक्स्ट है पंचायत समिति के 2 कार्य बताइए। तो पंचायत समिति जो है गठित ग्राम पंचायतों की जो कार्य हैं उनकी निगरानी करती है ये, और पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन से होते हैं? लिखिए पदेन सदस्य जिला परिषद के
तो इसके अंदर एक जिले में गठित सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। याद रखेंगे, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जितनी भी पंचायत समितियां होगी उनके अध्यक्ष जो है जिला परिषद के पदेन सदस्य के अंदर आते हैं। आफ्टर देन उस जिले से संबंधित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे हम, जिला परिषद के पदेन सदस्य है। तो एक तो हमारे पास पंचायत समितियों के अध्यक्ष रहेंगे और दूसरा लोकसभा और राज्यसभा सदस्य जिला समिति के जो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और पंचायत समिति के हमने देखा था जो एसडीएम और बीडीओ जो है पदेन सदस्य होते हैं और उसके साथ एमएलए जो है वो सहायक सदस्य के रूप में होता है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पदेन सदस्य और ऊपर पंचायत समिति के जो सहायक सदस्य दिए गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संघीय सरकार में संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार है? तो 3 स्तरीय सरकार है, सभी को पता है। जिला परिषद की विशेष बैठक कैसे बुलाई जाती है? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, यानी कि 3 में से अगर एक सदस्य लिख कर दे देता है तो उसके लिखित अनुरोध पर जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा 2 सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होता है। ध्यान रखेंगे, जिला परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 अगर लिखित में अनुरोध करता है तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो 2 सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। जिला परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होती है? तो वर्ष में कम से कम 6 बैठकें इसकी होनी अनिवार्य है। जिला परिषद की एक साल में 6 बैठकें। नेक्स्ट है, जिला परिषद के कोई 2 कार्य बताओ। तो ये पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करती है, सामूहिक विकास के लिए प्रयत्न करती है और पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करना, उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का कार्य भी होता है। नगर निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो राजनीतिक पदाधिकारी होगा उसको मेयर कहा जाता है, मेयर। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। आगे ऑनलाइन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बेल्जियम में संघात्मक व्यवस्था है। भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? तो एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार रहेगी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट हमारे पास विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो संघात्मक देशों के अंदर 40% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? तो 25 देश और 40% जनसंख्या जो संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर आते हैं। कौन सी विशेष संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है? कौन सी विशेषता? तो एक ही सत्र का शासन, ये जो है इसके अंदर नहीं रहेगा। विभिन्न सत्र रहेंगे सरकार के, शक्तियों का बंटवारा रहेगा, लेकिन एक ही सत्र का शासन ये जो है संघीय व्यवस्था के अंदर नहीं होता है। किस देश में संघीय सरकार नहीं है? तो इंग्लैंड के अंदर संघीय सरकार नहीं है। भारत, बेल्जियम और अमेरिका के अंदर संघीय सरकार रहेगी। निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन पाया जाता है? तो भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड तीनों के अंदर संघात्मक शासन। इसके साथ में बेल्जियम के अंदर भी रहेगा। ये भी पॉइंट हम याद कर सकते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और इंग्लैंड, जापान, चीन, श्रीलंका, तो ये जो है एकात्मक शासन व्यवस्था वाले रहेंगे। तो ये उपयुक्त तीनों आंसर आ जाएगा। श्रीलंका में कैसी व्यवस्था है? तो ये भी एकात्मक रहेगा। नेक्स्ट है, किस विषय का संबंध संघ सूची से है? इसके अंदर पूछ रहा है संघ सूची। संघ सूची के अंदर हम बात करें तो प्रतिरक्षा, डिफेंस आता है, कम्युनिकेशन, संचार आता है, विदेश मामले आते हैं। तो ये संघ सूची के अंदर तीनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे। इसके साथ साथ बैंकिंग भी संघ सूची के अंदर आता है, डाक भी संघ सूची के अंदर आता है। दूसरी बात करें तो जो मुद्रा से संबंधित है या मनी की बात करें तो पैसे से लेन देन से संबंधित है, वो भी सारा का सारा जो नोट छापने का काम है ये भी संघ सूची के अंदर आता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से डिपेंड है। तो किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है? तो व्यापार जो है संघ सूची का विषय नहीं रहेगा। किस विषय का संबंध संघ राज्य सूची से है? तो कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस, ये जो है राज्य सूची से संबंधित रहेंगे। किस विषय का संबंध राज्य सूची से नहीं है? तो शिक्षा राज्य सूची से संबंधित नहीं है। ये जो है समवर्ती सूची का एग्जाम्पल रहेगा। तो आगे यही पॉइंट पूछ रहा है, किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से? तो शिक्षा, मजदूर संघ और विवाह जो है समवर्ती सूची से संबंधित रहेंगे।
और समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। इसकी मैं बात करूं तो शिक्षा रहेगा, समवर्ती सूची का वन रहेगा, समवर्ती सूची का गोद लेना उत्तराधिकार का नियम भी समवर्ती सूची में रहेगा, लेकिन रेल सेवा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो हल क्या होगा? तो हल केंद्र का कानून मान्य करेगा। भारत में सरकार का कौन सा स्तर पाया जाता है? तो तीनों स्तर भारतीय जो संघ के अंदर पाए जाते हैं, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। भारत में राज्यों की संख्या बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को। भारत की राजभाषा की बात करूँ तो हिंदी रहेगी, राष्ट्रभाषा की बात करूँ तो कोई नहीं रहेगी। टोटल भाषाएं संविधान के अंदर 22 रहेगी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचित किया गया है, ये याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत के संविधान में। कितने प्रतिशत लोगों की हिंदी जो है मातृभाषा रहेगी? तो 40% लोग मातृभाषा हिंदी यूज करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषा है? तो हिंदी के अतिरिक्त 21, टोटल बात करें तो 22। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? तो संविधान के अनुसार 1965 में ये बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चल रहा है, तो बड़े दुख की बात है। विदेशी भाषा, जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया की भाषा बोली जाती है, उसके अंदर एक विदेशी भाषा को जो कामकाज, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में यूज करते हैं, तो निश्चित ही बड़े शर्म की बात है। भारत के भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है? तो भारत। भारत का वास्तविक विकेंद्रीयकरण कब लागू हुआ? तो 1992 के अंदर वास्तविक विकेंद्रीयकरण लागू हुआ, जब स्थानीय स्वशासन की इकाई को जो संविधान के अंदर जोड़ करके लागू किया गया तीसरे स्तर के रूप में। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1992 में पारित हुआ, 1993 के अंदर लागू हुआ, और हरियाणा के अंदर 1994 को लागू हुआ। 24 अप्रैल जो है पंचायती राज दिवस के रूप में पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, और ग्राम पंचायत का मुखिया रहेगा सरपंच। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए हैं? तो राजस्थान पोखरण के अंदर किए हैं। ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है। और इतने ही क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। जो बात करें तो पंचायती राज से संबंधित बात कर सकते हैं हम, संघवाद से संबंधित हम बात कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस किए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग अपने कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोगों को ज़रूरी है बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।